तो इस सीरीज में हम बीएफएम के जो मॉड्यूल सी से रिलेटेड बाकी के चैप्टर्स है ना, उनके इंपॉर्टेंट अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि एंड तक जरूर गो थ्रू करना। एंड ये अपडेट्स काफी ज्यादा जरूरी हैं अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो मेक श्योर इनको गो थ्रू करना। और इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं एक 5 डे सीरीज रिलेटेड टू द एबीएम। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर क्लिक करना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। चलिए अभी चलते हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर, जहां पर हम समझेंगे सभी लेटेस्ट कंसेप्ट्स को। सो ये थर्ड चैप्टर है रिलेटेड टू फंडिंग एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स, जिसके टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। जो अपडेट हुए हैं, जो आउटडेटेड कंटेंट था, उसको कवर करने वाले हैं। एंड यहाँ पर जो चीजें हम देखने वाले हैं रिलेटेड टू सीआरआर, एलईएफ, आरटीजीएस, एनईएफटी की चीजें हैं, एनडीएस, ओएम है, जो नेगोशिएटेड आपका डीलिंग सिस्टम होता है, राइट। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, ऑर्डर मैचिंग के बेस वाला जो होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अबाउट द सीआरआर, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो से रिलेटेड है सबसे पहला टॉपिक जो है। सबसे पहले इसको गो थ्रू करते हैं। देखो सीआरआर जो है दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 42 सबसेक्शन 1 ऑफ द आरबीआई एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के सेक्शन 42 सबसेक्शन 1 में डिफाइंड है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो भी बैंक्स हैं, लेट से बैंक XYZ है, तो बैंक XYZ को अपने जो भी एनडीडीएल है, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज है, उनका एक फिक्स्ड परसेंटेज, अभी के लिए जैसे सीआरआर 3% चल रहा है, तो उसका एक फिक्स्ड परसेंटेज जो है वो बैंक्स को मेंटेन करना पड़ेगा विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द फॉर्म ऑफ कैश। वो कैश की फॉर्म में मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर मेंटेन नहीं करते तो पेनल्टी है, ठीक है। पेनल्टी जो लगेगी वो बैंक रेट के ऊपर लगेगी। अगर कंटिन्यू रहती है तो फिर और पेनल्टी लगेगी। एंड जो ये बैलेंस मेंटेन किया जाएगा ना आरबीआई के पास, आरबीआई विल बी पेइंग नो इंटरेस्ट अपॉन इट। तो इसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट जो है वो आरबीआई आपको पे नहीं करेगा। एंड मोर ओवर ये जो बेसिक परसेंटेज है, इट कुड बी एनीथिंग, इसके ऊपर कोई सीलिंग नहीं है, कोई इसका फ्लोर लिमिट नहीं है, कितना भी हो सकता है। लेकिन हाँ, इसके ऊपर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो अगर आप ये सोचते हो कि सीआरआर के बैलेंसेस के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। कोई भी आपको इंटरेस्ट सीआरआर के बैलेंसेस के ऊपर नहीं मिलता। तो जो भी आपको सीआरआर की फिगर दी गई है ना, ये एज ऑन अगस्त 14 2026 के अकॉर्डिंग में बता रहा हूं। अभी करंट जो सीआरआर है वो 3% है, लेकिन बाद में सीआरआर कितना रहेगा वो हमें भी नहीं पता। वो आपको लेटेस्ट आरबीआई की वेबसाइट पर चेक करना पड़ेगा, या फिर एक और इजी तरीका बताता हूं आपको ये रेट ऑफ चेक करने का। हम डेली ना अपनी वेबसाइट के ऊपर अपडेट करते हैं, iibf.store के ऊपर डेली बेसिस पर अपडेट करते हैं, राइट। तो वहां से भी आप चेक कर सकते हो, लेटेस्ट आपको अपडेट्स वहां पे भी मिल जाएंगे। चलिए उसके बाद हम बात करने वाले रिलेटेड टू सीआरआर के केस में जो पर्टिकुलर कंबाइंड चीज है दैट्स रिलेटेड टू, एक तो आपको पेनल्टी पड़ती है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड सेकंड इट्स रिलेटेड टू कंप्लीट जो सीआरआर की थ्योरी है उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो सीआरआर के ऊपर जो पेनल्टी पड़ती है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वो बैंक रेट के ऊपर कैलकुलेट की जाती है। अब बैंक्स को सीआरआर को मेंटेन करना होता है फोर्टनाइटली बेसिस के ऊपर। जैसे मान लो बैंक एबीसी है, तो इसको सीआरआर को मेंटेन करना ये मैंडेटरी है। यानी कि जितने भी बैंक्स हैं जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं, उनको सीआरआर मेंटेन करना पड़ेगा सेक्शन 42 सबसेक्शन 1 ऑफ द आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग। बाकियों को भी मेंटेन करना पड़ता है, इवन जो नॉन शेड्यूल बैंक होते हैं लेकिन उनके लिए अलग जो पर्टिकुलर सेक्शन है वो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर सेक्शन 17 है गेस, जिसके तहत उनको 3% सीआरआर मेंटेन करना होता है। लेकिन अभी हम शेड्यूल बैंक की बात कर रहे हैं जिनको सीआरआर को मेंटेन करना होता है। एंड इनको ये सीआरआर मेंटेन करना होता है फोर्टनाइटली बेसिस के ऊपर, राइट। तो फोर्टनाइटली बेसिस यानी कि 14 दिन के एवरेज के बेसिस के ऊपर वी आर टू मेंटेन द सीआरआर। एंड अगर आप सीआरआर मेंटेन नहीं करते हो तो आपको जो शॉर्टफॉल अमाउंट होगा उसके ऊपर आपको पेनल्टी पड़ती है। एंड अगर फर्स्ट डे ऑफ डिफॉल्ट है, लेट से किसी दिन आपने जो मिनिमम सीआरआर था वो मेंटेन नहीं करा फोर्टनाइट के बाद, तो उस केस में आपको पेनल्टी जो पड़ेगी वो पड़ेगी बैंक रेट प्लस 3% के हिसाब से। तो आपको बैंक रेट प्लस 3% पर एनएम के हिसाब से पेनल्टी पड़ेगी। लेकिन अगर नेक्स्ट डे भी आपका शॉर्टफॉल कंटिन्यूड है, तो उसके केस में आपको जो पेनल्टी पड़ेगी डेट विल बी बैंक रेट प्लस 5% पर एनएम के हिसाब से आपको पेनल्टी आगे भी पे करनी पड़ेगी। तो स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स के लिए आपको जो डेली सीआरआर बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, जो एवरेज मेंटेन कर रहा है वो तो आपको 100% पूरा का पूरा मेंटेन करना ही करना है फोर्टनाइटली बेसिस के ऊपर। लेकिन एवरेज बेसिस में आपको 90% जो वैल्यू होती है सीआरआर की, मिनिमम एवरेज आपको इतना मेंटेन करके रखना पड़ेगा। डेट्स एक्चुअली रिक्वायर्ड, वो चीज रिक्वायर्ड है। ये चीज क्लियर है। तो फर्दर इट्स रिलेटेड टू सीआरआर रिडक्शन। तो आरबीआई ने मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सीआरआर को रिड्यूस कर दिया था। अब के लिए जो सीआरआर चल रहा है वो 3% चल रहा है। पेनल्टी का फॉर्मूला में भी मैंने आपको बता दिया, जैसे फिलहाल के लिए जो बैंक रेट है
करेंट बैंक रेट दैट इज 5.5%, तो आपको पेनल्टी जो है वो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो पड़ती है। एंड फॉर द यू आर टू पे द अमाउंट, जैसे मान लो किसी पर्सन ने बैंक ने डिफॉल्ट किया, तो अभी के लिए बैंक रेट चल रहा है 5.5%, तो 5.5% प्लस 3% रहेगा। अगर अगले दिन भी कंटिन्यूड है फिर पेनल्टी पड़ेगी 5.5 प्लस 5% पर एनम के हिसाब से जो पेनल्टी है वो पे करनी पड़ेगी। तो यही परसेंटेज यहाँ पर लिखी गई है, 8.5% लिखी गई है, फिर 10.5% लिखी गई है। अब ये बेसिकली आप कैलकुलेशन करते हो जब आप सीआरआर को मेंटेन नहीं करते हो एंड फर्दर उसमें शॉर्टफॉल होता है, तो शॉर्टफॉल अमाउंट के ऊपर ही आपको पेनल्टी पे करनी पड़ती है। क्लियर ये चीज? चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। इट्स रिलेटेड टू, इट सेज कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी रिलेटेड है, इट्स रिलेटेड टू एलएएफ। एलएएफ यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब देखो मैंने आपको ना लास्ट वीडियो में भी एक चीज बताई थी, दैट्स रिलेटेड कि आपके पास जो पर्टिकुलर बैंक रेट है, ठीक है, बैंक रेट है या एमएसएफ वो सबसे ज्यादा होता है। सबसे ग्राउंड पर आपके पास होता है एसडीएफ, एसडीएफ यानी कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। एंड फिर उससे ज्यादा होता है पॉलिसी रेपो रेट, यानी कि जो रेपो रेट रहेगा वो उससे ज्यादा होता है। एंड जो एमएसएफ है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, वो सबसे ज्यादा है। सो एसडीएफ इज लाइक जब आप पर्टिकुलर लोन ले पा रहे हो, ठीक है, फ्लोर ऑफ कॉरिडोर कहते हैं जिसको, राइट। रेपो रेट होता है जिसके पास आप सिक्योरिटीज रखोगे आरबीआई के पास एंड लोन ले लोगे। एंड एमएसएफ के केस में आप बिना सिक्योरिटीज के लोन ले पाते हो, राइट। तो एसडीएफ को समझना जरूरी है। एसडीएफ क्या होता है? दिस इज स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। अब स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, रेपो रेट, एमएसएफ, इनमें रिलेशनशिप मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि सबसे कम एसडीएफ, एसडीएफ फिलहाल के लिए कितना चल रहा है? इट इज 5.5%। रेपो रेट कितना चल रहा है? 5.25%, राइट। एंड जो एमएसएफ चल रहा है वो चल रहा है 5.5%। तो ये इसी तरह से रहते हैं। एंड सीलिंग जो है दैट इज 5.5%, यानी कि जो एमएसएफ है वो सीलिंग है। सो एसडीएफ वो फैसिलिटी होती है जिसके तहत जो बैंक्स हैं अपनी सरप्लस लिक्विडिटी आरबीआई के पास डिपॉजिट कर सकते हैं। सो इट्स लाइक आपके पास सरप्लस पैसा है, आप ये पैसा किसके पास प्लेस कर दो? आरबीआई के पास प्लेस कर दो। आपको आरबीआई कितना रेट प्रोवाइड करेगा? आप उसके ऊपर 5.5% जो है वो अर्न कर सकते हो। सो दैट इज योर एसडीएफ रेट, वो आपका एसडीएफ रेट है। क्लियर विद दिस? ये चीज क्लियर होगी है? चलो अभी आगे बढ़ते हैं। इट्स अबाउट द आरटीजीएस एंड एनईएफटी। आरटीजीएस क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम। एंड एनईएफटी क्या होता है? व्हाट इज एनईएफटी? आरटीजीएस होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम। एंड व्हाट अबाउट द एनईएफटी? एनईएफटी इज जो आपके पास नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है, दैट इज सेड टू बी एनईएफटी। अब इसमें क्या लेटेस्ट चेंजेस आए हैं उनके रिलेटेड हम चीजें समझने वाले हैं। सो आरबीआई की रिक्वायरमेंट है, आरबीआई ने बेसिकली डायरेक्ट किया है कि जो बेनिफिशियरी बैंक अकाउंट होगा वहां पर लुकअप फैसिलिटी होनी चाहिए। अब लुकअप फैसिलिटी से बेसिकली क्या होने वाला है कि जब आप रिमीटर, पैसे भेजने वाला जो पर्सन है, वो बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी एंटर करेगा ना, तो उसके बाद बेनिफिशियरी बैंक के जो सीबीएस सिस्टम से बेनिफिशियरी का अकाउंट का नेम है वो फैच हो जाएगा। तो ट्रांसफर कंफर्म करने से पहले वो नाम जो होगा वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। तो इससे जो कस्टमर है दैट कैन बी चेकिंग कि अकाउंट नंबर वो सही पर्सन को बेसिकली बिलोंग करता है कि नहीं करता। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले आप सिर्फ और सिर्फ जैसे डिटेल डालते थे एंड वहां पर आपके पास क्या जाता था, जो पर्टिकुलर कोई नाम नहीं आता था, जस्ट आपको पता, आपको अकाउंट नंबर पता होना चाहिए, आईएफएससी पता होना चाहिए, दैट वुड बी इट। बट अभी क्या है कि जैसे ही आप अकाउंट नंबर, जिस पर्सन को अपने पैसे भेजने उसका अकाउंट नंबर डाला, आपने आईएफएससी कोड डाला, तो आपके पास क्या शोकेस करेगा? जो बेनिफिशियरी का नेम है, बेनिफिशियरी का नेम जो उसके अकाउंट से एसोसिएटेड है, जिस अकाउंट नंबर को आपने डाला है, वो नेम आपको शोकेस हो जाएगा। आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये उसी पर्सन का अकाउंट है एंड फर्दर आप इस चीज को कंफर्म कर सकते हो। एंड ये फैसिलिटी कहां अवेलेबल होनी चाहिए? तो ये फैसिलिटी इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, बैंक ब्रांचेस, तो सभी जगह पर अवेलेबल होगी। यानी कि बैंक ब्रांच में भी अवेलेबल होगी और ऑनलाइन भी अवेलेबल होगी। एंड जो नई बेनिफिशियरी रजिस्टर कर रहे हो तब भी आप इसका यूज कर सकते हो, वन टाइम ट्रांसफर कर रहे हो तब भी यूज कर सकते हो, अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी उसको रीवेरीफाई करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हो। एंड ये फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। और अगर किसी कारण से बेनिफिशियरी का नाम डिस्प्ले नहीं होता तो ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली ब्लॉक नहीं होगी। रिमीटर अपनी डिस्क्रिप्शन के ऊपर ट्रांजैक्शन को प्रोसीड अगर करना चाहता है तो कर सकता है, ठीक है। एंड फर्दर मैं आपको वही चीज बता रहा हूं, ये चार्जेस, इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। फर्दर इट्स अबाउट द कंट्रोल रिक्वायरमेंट। तो आरटीजीएस एंड एनईएफटी का जो लुकअप है, इसके लिए कंट्रोल रिक्वायरमेंट क्या है? तो जो रिमीटर बैंक है, जो बेनिफिशियरी बैंक है, दोनों को डिटेल्ड लॉग्स अपने पास मेंटेन करने हैं। तो उसमें क्या क्वेरी थी, रिस्पॉन्स क्या आया,
रिलेटेड एक्टिविटी क्या थी, वो सब चीजें ऑडिट ट्रेल की तरह काम करेंगी। अब इसमें बेसिकली क्या डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा। अब कौन सा नेम डिस्प्ले हुआ था, कई बार पर्सन कहे कि ये तो नेम डिस्प्ले ही नहीं हुआ, बाद में डिस्प्यूट हो गया, तो वो बेसिकली क्या होगा, आपके पास एक प्रॉपर ट्रेल बनी होगी, तो डिस्प्यूट सॉल्व करना आसान रहेगा। एंड फर्दर एनपीसीआई शेल नॉट स्टोर द डाटा। एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, वो इस डाटा को स्टोर नहीं करेगा, यानी कि जो नेम लुकअप फैसिलिटी वाला डाटा है उसको वो स्टोर नहीं करेगा। अब जो कुछ लिमिट्स हैं वो तो अनचेंज्ड है, जैसे आरटीजीएस का मिनिमम अमाउंट है वो 2 लाख का ही है। एनईएफटी बेसिकली वहां पर कोई भी मिनिमम अमाउंट नहीं है, कोई मैक्सिमम अमाउंट नहीं है। आरटीजीएस के केस में भी कोई मैक्सिमम अमाउंट नहीं है। एंड दोनों ही जो सर्विसेज है 24/7 काम करती है। ये ग्रॉस सेटलमेंट बेसिस पर है, एंड जो एनईएफटी है वो नेट सेटलमेंट बेसिस के ऊपर है। इसमें हाफ आवरली बैचेज है, हाफ आवरली 48 बैचेज होते हैं इन केस ऑफ द एनईएफटी। बट वो जो सर्विस है आरटीजीएस की, वो तो ग्रॉस सेटलमेंट बेस के ऊपर है। क्लियर विद इट? सो दैट्स इट। एंड फर्दर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, इट्स रिलेटेड टू एनडीएसओएम। अब एनडीएसओएम क्या होता है? व्हाट इज एनडीएसओएम? दिस इज नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम। जो नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं एनडीएसओएम, जहां पर ऑर्डर मैचिंग जो है वो की जाती है। दैट इज सेड टू बी द एनडीएसओएम, राइट? एंड फर्दर आरबीआई ने इसका जो असेस क्राइटेरिया है उसको क्या किया, उसको रिवाइज किया, राइट? सो एनडीएसओएम बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डीलिंग एंड ट्रेडिंग इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, पहली चीज। एंड फर्दर अब क्या है कि आरबीआई ने इसके जो एक्सेस क्राइटेरिया है वो 2024 से रिवाइज किए, एंड फिर 2025 में रिवाइज्ड आपके पास एक मास्टर डायरेक्शंस आ गई, अब जिसने बेसिकली पुराना जो फ्रेमवर्क था उसको सुपरसीड कर दिया। एंड जो करंट वर्जन अभी चल रहा है वो बेसिकली 27 अप्रैल 2026 वाला जो वर्जन है वो फ्रेमवर्क यहां पर लागू है। एंड अब की जो डायरेक्शन है, करंट डायरेक्शन है, उनके हिसाब से क्या है कि एंटिटी डायरेक्टली एक्सेस करती है किसको? एनडीएसओएम जो है वो 3 तरीके से एक्सेस हो सकता है। पहली चीज है कि एंटिटी जो है वो उसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकती है, पहली चीज है, या फिर उसको इनडायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि एलिजिबल इन्वेस्टर जो है वो किसी डायरेक्ट एक्सेस एंटिटी के थ्रू पार्टिसिपेट कर ले अगर, तो वो इनडायरेक्ट एक्सेस हो गया। एंड तीसरा है स्टॉक ब्रोकर करेक्ट, यानी कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो है वो स्टॉक ब्रोकर रूट के थ्रू एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो 3 तरह के एक्सेस पॉइंट है, डायरेक्ट एक्सेस है, इनडायरेक्ट एक्सेस है, यानी कि इनडायरेक्ट एक्सेस होता है जब कोई एलिजिबल इन्वेस्टर जो है वो डायरेक्ट एक्सेस एंटिटी के थ्रू करे, एंड स्टॉक ब्रोकर करेक्ट है, यानी कि स्टॉक ब्रोकर के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये 3 तरीके जिसके साथ आप एनडीएस ओएस को सिलेक्ट कर सकते हो। एंड एंटिटीज कौन कौन सी होती है? जैसे बैंक है, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स हैं जिसको हम बेसिकली एसपीडी कहते हैं, या फिर एनबीएफसी हो गई जिसमें एचएफसी भी शामिल है, म्यूचुअल फंड हो गए, पेंशन फंड हो गए, ये सभी एलिजिबल कैटेगरीज में शामिल है। दीज आर द एलिजिबल एंटिटीज जिनके पास एनडीएसओएम का जो पर्टिकुलर एक्सेस है वो अवेलेबल रहता है। एंड इसमें इवन एचएफसी भी शामिल है, यानी कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है वो भी शामिल रहती हैं। एंड यहां पर ना एक टर्म यूज होती है, दैट इज एमआईआई, दैट इज एमआईआई। अब एमआईआई क्या होता है? एमआईआई इज बेसिकली मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन, राइट? सो वो चीज है, लेकिन जो एनडीएसओएम है उसका बेसिक वर्जन मैंने आपको बता दिया। अब रिक्वायरमेंट्स क्या है, एक्सेस कंडीशंस क्या होती हैं, एंड स्टॉक ब्रोकर कनेक्ट क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। तो डायरेक्ट एक्सेस में मेनली 3 रिक्वायरमेंट है। पहली चीज जो है आपका एसजीएल अकाउंट हो चाहिए, यानी कि सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट होना चाहिए विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो होना जरूरी है। एंड ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होल्डिंग के लिए रेलिवेंट अकाउंट होता है। एंड फिर एंटिटी जो है उसका एक करंट अकाउंट होना चाहिए आरबीआई के पास, या जो डेजिग्नेटेड सेटलमेंट बैंक है उसके पास एक करंट अकाउंट होना चाहिए। एंड थर्ड जो है, जो भी एंटिटी होगी उसको मेंबरशिप चाहिए होगी सीसीआईएल की, यानी कि सीसीआईएल की जो सिक्योरिटी सेटलमेंट सेगमेंट होती है ना उसकी मेंबरशिप भी चाहिए। ये 3 रिक्वायरमेंट है, एसजीएल अकाउंट, करंट अकाउंट एंड सीसीआईएल की मेंबरशिप। अगर ये 3 चीजें हैं तो आपको फिर डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा। एंड डायरेक्ट एप्लीकेशन आप कहां पर सबमिट करोगे? वो बेसिकली प्रवाह जो पोर्टल है उसके थ्रू आप सबमिट कर सकते हो इफ यू वांट टू, राइट? फिर बात आती है इनडायरेक्ट एक्सेस के बारे में। अगर इन्वेस्टर के पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं है तो डायरेक्ट एक्सेस एंटिटी के थ्रू अगर आप ट्रेड करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं? वी से टू बी द इनडायरेक्ट एक्सेस, उसको इनडायरेक्ट एक्सेस कहते हैं। एंड फर्दर इट्स अबाउट द स्टॉक ब्रोकर कनेक्ट, इट्स अबाउट द स्टॉक ब्रोकर कनेक्ट, यानी कि जो एलिजिबल इन्वेस्टर है, जो भी एलिजिबल इन्वेस्टर है वो जो इंडिविजुअल जो बेसिकली मेंटेन कर रहा है डीमेट अकाउंट, जो सेपी रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी है उसके साथ मेंटेन कर रहा है, उसके थ्रू भी बेसिकली आप डील कर सकते हो। यानी कि लेट्स से ब्रोकर के थ्रू भी आप एनडीएसओएम में ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। एंड आपके पास एक ब्रोकर से भी
पहली कंडीशन क्या है कि ब्रोकर जो है वो सेबी रजिस्टर्ड हो, यानी कि जिस ब्रोकर के थ्रू कर रहे हो वो सेबी रजिस्टर्ड यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसके पास रिक्वायर्ड अप्रूवल होना चाहिए एंड उसका सीसीआईएल के साथ मेंबरशिप होना चाहिए। यानी कि जो कंडीशंस हमने पढ़ी थी रिलेटेड टू द डायरेक्ट एक्सेस, वही कंडीशंस इसके लिए भी है। वो ब्रोकर पर्टिकुलरली सही हो एंड फर्दर उसके पास सीसीआईएल जो क्लियरिंग पर्टिकुलर मेंबरशिप है वो भी हो, तब आप उसके थ्रू डील कर पाएंगे। सो दैट वाज एक्चुअली अबाउट इट। तो ये वाले चैप्टर में सिर्फ यही अपडेट्स है। आई होप कि आपको ये सभी अपडेट्स क्लियर हो गए होंगे। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर जो है दैट्स द चैप्टर नंबर 4 उससे रिलेटेड अपडेट्स को कवर करते हैं। चैप्टर नंबर 4 जो है दैट्स रिलेटेड टू द ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट एंड ये बीएफएम के मॉड्यूल सी का ही चैप्टर नंबर 4 है, राइट। एंड ओवरऑल चैप्टर की अगर बात करें तो इट शुड बी लाइक राइट, वो चैप्टर नंबर आप देख सकते हो बुक से, बट इट्स रिलेटेड टू ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट। तो इसमें क्या क्या अपडेशंस हैं उनको हम फटाफट से गो थ्रू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू द करेंसी रिस्क। अब यहां पर क्या है कि सबसे पहले हम हेजिंग को समझते हैं। सपोज करो किसी इंडियन कंपनी को 3 महीने के बाद 5 मिलियन यूएसडी पे करना है, राइट। लेट्स से यहां पर हम बात करते हैं XYZ कंपनी के बारे में, और इस कंपनी को आफ्टर 3 मंथ्स 5 मिलियन जो यूएसडी है ये इसको पे करना, इट्स एन ऑब्लिगेशन अपॉन इट, राइट। और आज यूएसडी आईएनआर का रेट देखते हैं। लेट्स सपोज वो रेट कितना है 84 का था जब इसने अभी कॉन्ट्रैक्ट बुक करना था। तो कंपनी को डर है कि 3 महीने बाद ऐसा ना हो कि डॉलर का प्राइस 88 हो जाए, इसलिए कंपनी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक कर सकती है और एक्सचेंज रेट अपने रिस्क जो है उसको कंट्रोल कर सकती है। एंड वी से दिस टू बी व्हाट, हम इसी को फॉरेन एक्सचेंज हेजिंग कहते हैं, इसको एफएक्स हेजिंग कहते हैं, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज हेजिंग के नाम से इसको हम जानते हैं। अब यहां पर थ्रेशोल्ड क्या है, एक की थ्रेशोल्ड वैल्यू जो यहां पर अपडेट हुई है दैट इज यूएसडी 100 मिलियन, ठीक है। यानी कि 100 मिलियन यूएसडी की वैल्यू जो है दैट इज अ थ्रेशोल्ड, यानी कि एक यूजर सभी ऑथराइज्ड डीलर्स को मिला करके डेरिवेटिव पोजीशन जो कंसीडर कर सकता है एक नोशनल अमाउंट के ऊपर जो हेजिंग ले सकता है वो 100 मिलियन यूएसडी के ऊपर ले सकता है। एंड फर्दर आप पर्टिकुलरली बिना पहले अंडरलाइंग एक्सपोजर डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस किए हुए ये पर्टिकुलर डेरिवेटिव यहां पर ले सकते हो। सो डॉक्यूमेंटेशन वेव्ड नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन आर नॉट वेव्ड, इट्स जस्ट लाइक कि आप बिना डॉक्यूमेंट्स के अगर हेजिंग लेना चाहो तो हेजिंग ले सकते हो। एंड मोर ओवर डॉक्यूमेंटेशन वेव्ड का मतलब ये नहीं है कि आप स्पेकुलेशन कर सकते हो, तो आप ये स्पेकुलेशन भी अलाउड नहीं, दिस इज नॉट द स्पेकुलेशन। वैलिड कॉन्ट्रैक्टेड एक्सपोजर होना चाहिए, अनहेज्ड बेसिकली होना चाहिए एंड फर्दर यूजर को एक्सपोजर स्टैब्लिश भी करना पड़ेगा, लेकिन अंडरलाइंग एक्सपोजर जरूरी है, वो अपफ्रंट डॉक्यूमेंटेशन से रिलैक्सेशन आपको मिल सकती है। एंड ये सभी के सभी ऑथराइज्ड डीलर से रिलेटेड लिमिट है, एक डीलर के साथ लिमिट नहीं है। यानी कि अगर आप मल्टीपल डीलर के साथ डील कर रहे हो बैंक ए बी सी, तो टोटल को मिलाकर के आपका थ्रेशोल्ड 100 मिलियन यूएसडी से नीचे होना चाहिए। एंड फर्दर सेकेंड थिंग इट्स अबाउट द कैंसलेशन एंड रीबुकिंग। अब होता क्या है कि लेट्स से अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहते हो या रीबुक करना चाहते हो, तो रीबुक का मतलब क्या होता है, लेट्स से अगर आप कहते हो कि एक्सटेंड कर दूं मुझे मेरे कॉन्ट्रैक्ट को, तो एक्सटेंशन नहीं होता, आपको कैंसिलेशन करवा के उसे क्या करवाना पड़ेगा, रीबुक करवाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक्सटेंशन कर दोगे, एक्सटेंशन नहीं कर सकते, तो आप बेसिकली उसको कैंसिलेशन करके रीबुक कर सकते हो। हाँ, लेकिन ऑथराइज्ड डीलर्स जो है अब वो फ्री में ये कैंसिलेशन एंड फ्री में ये रीबुकिंग कर सकते हैं, यानी कि हेजिंग पोजीशन को बदलने की अब फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है। पहले ये चीज नहीं थी लेकिन अब ये चीज अवेलेबल है। एंड मोर ओवर अब सपोज करो कि एक्चुअल जो कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट है अभी वो पूरी तरह से क्रिस्टलाइज नहीं हुआ, लेकिन फ्यूचर कैश फ्लो उसमें एंटिसिपेटेड है, तो ऐसे एंटिसिपेटेड एक्सपोजर के अगेंस्ट जो डेरिवेटिव है वो आप बुक कर सकते हो। एंड अगर उसमें गेन हुआ तो जो नेट गेन है वो यूजर को सिर्फ तभी पास किया जाएगा जब अंडरलाइन कैश फ्लो एक्चुअल अकर होगा, ठीक है। तो इस चीज को भी समझो, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, ज्यादा बेटर वे में समझ पाओगे। अब लेट्स से कंपनी एंटिसिपेट करती है, यहां पर है कंपनी विच इज एंटिसिपेटिंग, ये क्या करती है, एंटिसिपेट करती है कि इसके पास 10 मिलियन यूएसडी जो है वो आने वाला, 10 मिलियन यूएसडी इट विल बी रिसीविंग, ये एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन का मतलब क्या होता है, इससे लगता है कि इसके पास ये पेमेंट आ जाएगी एंड इसको लेकर के ये हेजिंग करवा लेता है, यानी कि अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए कि रेट कम ना हो जाए, ये बैंक एबीसी से क्या करते हैं, ये हेजिंग करवा लेते हैं इस एक्सपोजर को। अब क्योंकि 100 मिलियन यूएसडी से नीचे है तो कोई परमिसिबल लिमिट है, यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब वो भी चीज होगी। अब उसके बाद क्या हुआ,
अब इस पर्टिकुलर केस के बाद क्या हुआ कि यहां पर जो एबीसी बैंक है उसने ये एक्सपोजर को कवर भी कर लिया, अभी अब ट्रांजैक्शन हुई नहीं है, डॉक्यूमेंट्स भी नहीं मांगे, ठीक है। लेकिन लेट्स से जिस दिन ये पर्टिकुलर रेट निकला तो उस टाइम पर जो प्राइस था वो बेटर था, वो बेटर प्राइस वाज देयर। लेट्स से प्राइस पहले था 89 रुपीज का और अब प्राइस हो चुका है लेट्स से 93 रुपीज का हो चुका है। तो ये जो बेनिफिट इसको मिलेगा ना नोशनल अमाउंट के ऊपर, वो तब मिलेगा इसको XYZ को जब एक्चुअल ये ट्रांजैक्शन अकर होगी। तो इसको गेन इमीडिएटली फ्री पास नहीं मिलेगा, इसको अंडरलाइन कैश फ्लो के अकर होने पर रेलिवेंट जो गेन है वो मिल पाएगा। दैट्स इंपॉर्टेंट, राइट? सो ये चीज इंपॉर्टेंट है। एंड मोर ओवर बैंक ट्रेजरी को मॉनिटर करता है, राइट? ये चीज तो है। तो कस्टमर ने लेट से अलग अलग एडी के साथ अगर पोजीशन ले रखी है तो सेम एक्सपोजर को आप दो बार हेज नहीं कर सकते। तो आप सेम एक्सपोजर को, ये नहीं है कि आप मल्टीपल टाइम हेज कर लो, दैट्स नॉट डन, वो चीज आप नहीं कर सकते हो। क्लियर? एंड फिर बात आती है रिलेटेड टू एक्सचेंज ट्रेडेड जो आपके डेरिवेटिव्स है उनके बारे में। अब यही जो 100 मिलियन यूएसडी वाली आपकी लिमिट है, राइट, वो यहां पर भी अप्लाई होती है। यानी कि जो आपके एक्सचेंज ट्रेडेड फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव्स है जिसमें आपके आईएनआर इन्वॉल्व है, वहां पर भी 100 मिलियन यूएसडी की ये जो लिमिट है वो लिमिट अप्लाई होती है। तो मान लो कि आप डेरिवेटिव एक्सचेंज पर ट्रेड हो रहे हैं, यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, जीपीवाई आईएनआर, तो यहां पर लिमिट हर करेंसी पेयर के लिए अलग अलग नहीं होगी, क्योंकि आप आईएनआर से रिलेटेड डेरिवेटिव ले रहे हो। तो सिंगल कंबाइंड लिमिट पर यूजर यहां पर कितनी रखी गई है? 100 मिलियन यूएसडी की रखी गई है। तो जितने भी आपके आईएनआर करेंसी पेयर्स हैं एंड जितने भी आपके रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज के ऊपर है, सभी को इकट्ठा मिलाया जाएगा, इकट्ठी ये जो लिमिट है वो यहां पर रखी जाएगी। एंड यहां पर देखो, यू कैन बी गोइंग फॉर द लॉन्ग पोजीशन, यू कैन बी गोइंग फॉर द शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन का मतलब क्या होता है? लॉन्ग मतलब कि आप कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे हो, एंड शॉर्ट पोजीशन मतलब यू आर सेलिंग द पर्टिकुलर पॉइंट, राइट? तो अगर आप लॉन्ग पोजीशन चाहे लो, चाहे आप शॉर्ट पोजीशन के थ्रू बेनिफिट लेने के डायरेक्शन में जा रहे हो, लेकिन आप दोनों पोजीशंस का जो पर्टिकुलर आपका एक्सपोजर है उनको एग्रीगेट करके चलते हो। सो यूजर लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस ले सकता है, लेकिन अंडरलाइन जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपोजर है उसका रिक्वायरमेंट बना रहता है कि अंडरलाइन आपका एक्सपोजर होना चाहिए, उसी के अगेंस्ट आप हेजिंग कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बिना किसी इस्टेब्लिशिंग डॉक्यूमेंट्स के या बिना किसी वैलिड एक्सपोजर के आप हेजिंग के लिए पोजीशन ले लो, बिकॉज स्पेक्यूलेशन अलाउड ही नहीं है, दैट इज नॉट अलाउड एट ऑल। फिर बात आती है रिलेटेड टू द काउंटर पार्टी जो रिस्क है उसके बारे में एंड मार्जिनिंग ऑफ एनसीसीडीज के बारे में। अब एनसीसीडी क्या होता है? व्हाट इज एनसीसीडी? इट इज नॉन सेंट्रली क्लियर्ड डेरिवेटिव। मैं यहां पर लिख देता हूं, इट इज नॉन सेंट्रली क्लियर्ड डेरिवेटिव। उसको हम क्या कहते हैं? वी से टू बी एनसीसीडी, यानी कि नॉन सेंट्रली क्लियर्ड डेरिवेटिव। मतलब कि ऐसा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जिसकी सेटलमेंट किसी सेंट्रल काउंटर पार्टी के द्वारा गारंटी नहीं की गई है, किसी सेंट्रल काउंटर पार्टी के द्वारा गारंटी नहीं की गई। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि जब कोई ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेट्स से ए इज बेसिकली डीलिंग विद द बी, यानी कि एक बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है, तो कंडीशन ये कहती है इंडिया में कि कम से कम दोनों में से एक पार्टी जो है दैट शुड बी द मार्केट मेकर, कम से कम एक पार्टी मार्केट मेकर होनी चाहिए, ऐसी कंडीशन है। तो ऐसा डेरिवेटिव जिसके केस में जिसकी सेटलमेंट जो होगी वो किसी सेंट्रल काउंटर पार्टी की तरह गारंटी नहीं की गई है, एंड अगर दूसरी पार्टी डिफॉल्ट कर दे तो डायरेक्ट काउंटर पार्टी रिस्क हो गया। तो डायरेक्ट काउंटर पार्टी रिस्क हो गया ना, लेट्स से यहां पर कोई सेंट्रल काउंटर पार्टी है ही नहीं है, देयर इज नो सीसीपी, राइट? कोई सीसीबी ना, तो ये सीसीबी है ना ये सीसीबी है। अब इसलिए मान लो कर दिया डिफॉल्ट, ये कहता है कि मैं अपनी ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा, हो गया डिफॉल्ट। अब कौन सा रिस्क यहां पे हो गया? दिस वुड बी सेड टू बी द काउंटर पार्टी रिस्क। इसको हम कहेंगे कि ये काउंटर पार्टी रिस्क जो है वो यहां पर इंपोज हो गया। क्लियर है? तो काउंटर पार्टी रिस्क इसी को कहते हैं। सपोज बैंक ए ने बैंक बी के साथ एक ओटीसी डेरिवेटिव किया एंड फर्दर बैंक ए ने डिफॉल्ट कर दिया। अब वो तो डिफॉल्ट हो गया, उसको क्या कहेंगे? विल बी सेइंग टू बी काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क, काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क कहेंगे। अब यहां पर क्या होता है कि आपको लिमिट्स दी गई हैं, वी आर प्रोवाइडेड द लिमिट्स ओवर देयर, राइट? एंड यहां पर लिमिट्स कितनी है? जैसे 25,000 करोड़ है फॉर द डोमेस्टिक फाइनेंशियल एंटिटी, राइट, वीएम, जो आपका वेरिएशन मार्जिन है। एंड फर्दर जो बाकी रेजिडेंट्स के लिए है दैट इज 60,000 करोड़,
3 billion USD for the foreign financial entity, and for non-other non-resident it is basically 8 billion USD. अब बेसिकली क्या चीज है, what it is said to be? तो इन चीजों को समझते हैं। सबसे पहले जो टर्म यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर, डेट इज अ वीएम। कौन सी टर्म यूज कर रहे हैं? वीएम टर्म को यूज कर रहे हैं। मैं यहां से रब कर देता हूं इसको, so that you can be having an idea. So VM is the वेरिएशन मार्जिन, इसको हम वेरिएशन मार्जिन कहते हैं। अच्छा, ये वेरिएशन मार्जिन बेसिकली क्या होता है? लाइक डोमेस्टिक फाइनेंशियल एंटिटी के लिए जो वेरिएशन मार्जिन का थ्रेशोल्ड है, दैट्स इक्वल टू आना मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 25,000 करोड़। एंड ये जो थ्रेशोल्ड यूज की जाती है ना, दैट इज बेसिकली ग्रेटर देन और इक्वल टू 25,000 करोड़ ऑफ द आना, राइट? ये आना बेसिकली क्या होता है? दैट इज AANA। मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया ले लो। दैट इज एवरेज एग्रीगेट नोशनल अमाउंट। दिस इज एवरेज एग्रीगेट जो नोशनल अमाउंट है उसको कहते हैं आना, दैट इज सेड टू बी आना। यानी कि जो मार्च एंड पर एनसीसीडी नोशनल था, आप मार्च के एंड के ऊपर प्लस जो अप्रैल एंड है एंड जो मई एंड है, इनका जो एवरेज होता है वो आप कैलकुलेट करते हो, राइट? एनसीसीडी से रिलेटेड, एंड दैट विल बी योर आना, राइट? तो मान लो किसी फाइनेंशियल एंटिटी के आउटस्टैंडिंग थे अलग अलग, तो उसका एवरेज आ गया मान लो 60,000 करोड़, तो उस एंटिटी का आना कितना होगा? दैट विल बी इक्वल टू 60,000 करोड़। तो वो आना होता है। सो लेट्स से अगर आना जो है दैट इज 24,000 करोड़, वो एवरेज जो हमने निकाला वो 24,000 करोड़ आया। कितना आया? 24,000 करोड़ आया। तो उसके केस में जो पर्टिकुलर वेरिएशन मार्जिन होगा, वेरिएशन मार्जिन की थ्रेशोल्ड होगी, उसके केस में कितनी है? 25,000 करोड़ है। अगर आना 24,000 करोड़ है, यानी कि आना इज इफ लेसर देन और इक्वल टू 25,000 करोड़, तो ये वाली वेरिएशन मार्जिन की थ्रेशोल्ड है। तो ये वेरिएशन मार्जिन की थ्रेशोल्ड है 25,000 करोड़। और वहीं पर आईएम की थ्रेशोल्ड कितनी होगी? आईएम की थ्रेशोल्ड होगी 60,000 करोड़ की। आईएम बेसिकली अलग चीज होती है। वीएम इज रिलेटेड टू द वेरिएशन मार्जिन एंड आईएम इज समथिंग डिफरेंट। आईएम जो होता है वो अलग होता है। तो यहां पर आपको वेरिएशन मार्जिन में सबसे पहले बता रहा हूं कि वेरिएशन मार्जिन कितना होगा आपका? 25,000 करोड़ का होगा, जब आना जो है दैट्स लेसर देन इक्वल टू 25,000 करोड़। एंड वहां पर अदर रेजिडेंट एंटिटी के लिए जो थ्रेशोल्ड है दैट इज 60,000 करोड़, दैट इज 60,000 करोड़ अदर रेजिडेंट के लिए। एंड अगर फॉरेन फाइनेंशियल एंटिटी की बात करें, उनके लिए लिमिट है 3 बिलियन यूएसडी की आना की। एंड फॉर द अदर नॉन रेजिडेंट, अगर अदर नॉन रेजिडेंट है तो उनके लिए लिमिट है 8 बिलियन यूएसडी की। इट इज 8 बिलियन यूएसडी, राइट? एंड ये जो थ्रेशोल्ड्स हैं ये आरबीआई के मार्जिनिंग जो डायरेक्शंस है 2024 की एनसीसीडी को लेकर के, राइट? नॉन सेंट्रली क्लियर्ड जो ओटीसी डेरिवेटिव्स है उनको लेकर के बेसिकली ये थ्रेशोल्ड्स है। क्लियर? तो आना इज बेसिकली लाइक, आना में क्या इंक्लूड होगा एक्सक्लूड होगा वो बात की बात है, लेकिन याद रखना आना इज बेसिकली लाइक कि जब आप 3 महीने का थ्रेशोल्ड आप एवरेज निकालते हो, एनसीडीडीज का जो नोशनल अमाउंट है उनका एवरेज निकालते हो, दैट इज इट। तो डोमेस्टिक फाइनेंशियल्स के लिए 25,000 करोड़ एंड अदर रेजिडेंट्स के लिए 60,000 करोड़ एंड फॉरेन फाइनेंशियल्स के लिए 3 बिलियन और अदर नॉन रेजिडेंट्स के लिए 8 बिलियन। तो आपने याद क्या रखना है फॉर रिलेटेड टू आना, क्योंकि एग्जाम में ये नंबर्स पूछे जा सकते हैं। अब क्योंकि नई गाइडलाइंस है तो 25, 60, 3 एंड 8 ये याद रख लो, ये याद रख लो। एंड आईएम से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ आपको दो चीजें याद रखनी है। आईएम से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ आपको दो चीजें याद रखनी है। व्हाट इज दैट? एक 60,000 करोड़ की, ये आपके 60,000 करोड़ है, और ये 8 बिलियन है। दिस इज रिलेटेड टू 8 बिलियन। क्लियर? तो आईएम थ्रेशोल्ड अमाउंट जो है दैट्स रिलेटेड टू इनिशियल मार्जिन। आईएम होता है इनिशियल मार्जिन, वीएम होता है वेरिएशन मार्जिन, राइट? तो ये बेसिक सा पॉइंट था जो आपको समझना जरूरी था। एंड फर्दर एनसीसीडी मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, जो नेक्स्ट स्लाइड्स है, दिस इज डेफिनेटली वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब मैंने आपको वीएम आईएम बता दिया। वीएम इज वेरिएशन मार्जिन एंड आईएम क्या होता है? इनिशियल मार्जिन होता है। तो वीएम कौन से रिस्क को कवर करेगा? ये आपके मार्क टू मार्केट एक्सपोजर को कवर करता है। वेरिएशन हो रही है ना क्योंकि उसमें, तो वीएम जो है ये आपके एमटीएम का जो एक्सपोजर है,
एमटीएम का जो वेरिएशन है ये उसको कवर करेगा। मतलब आज जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट था उसमें वैल्यू में कितना चेंज हुआ, दैट्स रिलेटेड टू वीएम। अब वीएम तो डेली कैलकुलेट होता है, वीएम इज बीइंग कैलकुलेटेड फॉर डेली बेसिस, डेली वैल्यू चेंज हो सकती है। एंड आईएम जो होता है दैट्स डिफरेंट, आईएम इज इनिशियल मार्जिन। ये बेसिकली आपका इनिशियल मार्जिन होता है। एंड इनिशियल मार्जिन करंट लॉस को नहीं, बल्कि जो पोटेंशियल फ्यूचर एक्सपोजर है, जो भी आपका पोटेंशियल फ्यूचर एक्सपोजर होता है ना, उसको कवर अप करता है। यानी कि अगर काउंटर पार्टी आज डिफॉल्ट कर दे और डेरिवेटिव पोजीशन जो है रिप्लेस या क्लोज करने में कुछ डेज हो, राइट, एंड उस पीरियड में मार्केट जो है वो एडवर्सली मूव कर ले, तो उस पोटेंशियल फ्यूचर मूवमेंट को आईएम कवर करेगा। तो वीएम कवर करता है आज का एक्सपोजर, आईएम होता है कि डिफॉल्ट के बाद अगर कोई फ्यूचर एक्सपोजर बनता है उसको कवर करेगा आईएम। उसको कौन कवर करेगा? आईएम कवर करेगा, यानी कि इनिशियल जो मार्जिन है वो कवर करेगा। एंड आईएम का रिकैलकुलेशन पीरियड कितना है? फॉर द आईएम द रिकैलकुलेशन पीरियड इज 10 वर्किंग डेज, 10 दिन का। यानी कि एक्सपोजर बदलने पर आईएम रिकैलकुलेट किया जाएगा एंड मैक्सिमम रिकैलकुलेशन पीरियड कितना होगा? 10 दिन का होगा। एंड 3 इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड है यहां पर दी गई है। एक मैक्सिमम आईएम थ्रेशोल्ड है दैट इज 450 करोड़, कंबाइंड एमटीए सीलिंग है 4.5 करोड़, एंड T+3 एंड R+3 इज गिवन। समझते इसको क्या है? मैक्सिमम आईएम थ्रेशोल्ड कितना है? 450 करोड़ है। कंबाइंड एमटीए सीलिंग कितना है? एमटीए जनरली होता है मिनिमम ट्रांसफर अमाउंट, मिनिमम ट्रांसफर अमाउंट, यानी कि बहुत ज्यादा अगर छोटी छोटी मार्जिन मूवमेंट्स होती है तो हर बार ट्रांसफर तो आप अवॉइड करोगे, उसके लिए एक परमिटेड थ्रेशोल्ड लगा देते हो कि मिनिमम जितना ट्रांसफर होगा वो 4.5 करोड़ का ट्रांसफर होगा, मिनिमम थ्रेशोल्ड अमाउंट है। एंड जो मार्जिन एक्सचेंज है, लेटेस्ट मार्जिन एक्सचेंज है, दैट इज T+3। तो वो बेसिकली क्या है? T+3 है एंड R+3 है। तो मैं आपको बेसिक सा फंडा बता रहा हूं कि वीएम आपका करंट एक्सपोजर जो एमटीएम एक्सपोजर है उसको कवर करता है एंड डेली बेसिस पर आप इसका कैलकुलेशन करते हो। एंड आईएम जो है वो आपका पोटेंशियल फ्यूचर एक्सपोजर होता है एंड फॉर द मैक्सिमम 10 वर्किंग डेज के बेस पर आपकी इसकी रिकैलकुलेशन करते हो। वीएम नेट बेसिस के ऊपर होता है, आईएम ग्रॉस बेसिस के ऊपर होता है। एंड फर्दर जो ये बेसिक पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया, आपको ये वाले जो बेसिक पॉइंट थे वो हमने कर दिए। एंड वीएम की थ्रेशोल्ड भी कवर कर ली। एंड आईएम की जो कवरेज थी वो डोमेस्टिक एंटिटी के लिए कितनी होती है? डोमेस्टिक एंटिटी के लिए 60,000 करोड़ की है। एंड जो फॉरेन फाइनेंशियल एंटिटी है उनके लिए 8 बिलियन यूएसडी की है, 8 बिलियन यूएसडी की। तो यहां पर मैं दोबारा से लिख देता हूं। सो आईएम जो है फॉर डोमेस्टिक फाइनेंशियल एंटिटी इट इज 60,000 करोड़, 60,000 करोड़। एंड जो फॉरेन एंटिटी है उसके लिए जो आईएम है दैट इज 8 बिलियन यूएसडी, वो 8 बिलियन यूएसडी फॉरेन एंटिटी के लिए, राइट। तो आईएम आपका फ्यूचर एक्सपोजर जो है उसको कवर करता है एंड मैक्सिमम आईएम थ्रेशोल्ड कितनी है? 450 करोड़ की है। क्लियर? तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एंड फिर बात आती है एनसीसीडी मार्जिनिंग में एक्सेप्शंस कहां कहां पर है। जो एनसीसीडी मार्जिनिंग है उस केस में पर्टिकुलरली जो आपके पास एक्सेप्शंस है वो कौन कौन से केस में? अच्छा, एक चीज को लेकर के ना बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। जो मैंने आपको ये बताया ना पहले कि ये वीएम का जो थ्रेशोल्ड है वो 60,000 करोड़ का है, डेट इज बेसिक लाइक कि सॉरी वीएम का जो थ्रेशोल्ड था वो तो 25,000 करोड़ का था, ये रहा, दैट इज ऑफ 25,000 करोड़। लेकिन जो आईएम का थ्रेशोल्ड है वो 60,000 करोड़ का है। मतलब कि आईएम यानी कि इनिशियल मार्जिन तब लागू होगा अगर आना डबल ए एन ए 60,000 करोड़ से ज्यादा है, जो डोमेस्टिक फाइनेंशियल एंटिटी है उसके ऊपर तब लागू होगा, राइट। एंड वीएम तब लागू होगा अगर डबल ए एन ए 25,000 करोड़ से 25,000 करोड़ या उससे ज्यादा। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हो गया। एंड इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है आईएम की? दैट इज बेसिकली 450 करोड़। दोनों चीजें अलग अलग है, मैच नहीं करते, मिक्स नहीं करते देने। अच्छा, मैं आपको एक्सेप्शंस के बारे में बता रहा था अभी कि एक्सेप्शंस यहां पर कौन कौन सी है। जो फिजिकली सेटल्ड आपके फॉरेन एक्सचेंज फॉरवर्ड्स होते हैं, जैसे जो कवर्ड एंटिटीज हैं, कुछ केसेस में वो वीएम एक्सचेंज ना करें या फिर आईएम एक्सचेंज ना करें या दोनों ना करें, वो बेसिकली कंडीशन है। यानी कि अगर डेरिवेटिव का सेटलमेंट एक्चुअल करेंसीज की डिलीवरी से होता है तो मार्जिनल फ्रेमवर्क में स्पेसिफिक एग्जेम्पशन मिल सकती है। एंड जो कुछ एक एनसीसीडी हेजिंग ट्रांजैक्शंस हैं, यानी कि उसके केस में जो स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल एंटिटीज हैं उनको बेसिकली मिल जाती है, एग्जेम्पशन मिल जाती है
कि उनको वेरिएशन मार्जिन मेंटेन नहीं करना पड़ता इन केस ऑफ दोज एंटिटीज जहां पर जो नॉन फाइनेंशियल एंटिटीज हैं वो कुछ स्पेसिफिक एनसीसीडी हेजिंग ट्रांजैक्शंस करना चाहती हैं, एंड जहां पर एक्चुअल करेंसी इन्वॉल्व है, फिजिकल सेटलमेंट करेंसी है, वहां पर भी आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है। इसी तरह से अगर क्रॉस करेंसी स्वैप है उसके केस में भी एग्जेम्पशन मिल जाती है, राइट। एंड फर्दर जहां पर सोवरेन या सेंट्रल बैंक टाइप काउंटर पार्टीज है, यानी कि एक काउंटर पार्टी जब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या स्टेट गवर्नमेंट है या फॉरेन गवर्नमेंट है, उसके केस में भी एग्जेम्पशन मिल जाती है। एंड इन केस ऑफ इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन, यानी कि सेम कंसोलिडेटेड ग्रुप की दो एंटिटीज हैं, अगर उनके बीच में कोई एनसीसीडी ट्रांजैक्शन होती है तो वहां पर भी एग्जेम्पशन जो है वो मिल जाती है। सो दीज आर द केसेस जहां पर एनसीसीडी मार्जिनिंग को लेकर के आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है। क्लियर? Then after that, it's about the collateral and haircuts for the NCCD margin. तो हेयर कट का मतलब क्या होता है कि कोलेटरल की मार्केट वैल्यू का पूरे अमाउंट का क्रेडिट नहीं मिलता। लेट्स से कोलेटरल की वैल्यू 100 करोड़ की है, हेयर कट 4% का है, तो हम 96 करोड़ वैल्यू को कंसीडर करेंगे। अब कैश के केस में तो 0% हेयर कट होता है, यानी कि अगर 100 रुपीज दिए तो 100 रुपीज ही काउंट होंगे। अच्छा, गवर्नमेंट डेब्ट के केस में जहां पर रेजिडुअल मैच्योरिटी जो है इफ इट इज लेसर देन इक्वल टू 1 ईयर, वहां पर 0.5% है। वेयर बेसिकली द रेजिडुअल मैच्योरिटी इज ग्रेटर देन 1 ईयर बट अप टू 5 ईयर्स, वहां पर 2% है। अगर ग्रेटर देन 5 ईयर्स है फिर 4% है। एंड इसी तरह से अगर ट्रिपल ए लिस्टेड रुपी बॉन्ड्स है, इफ ट्रिपल ए रिलेटेड आपके ट्रिपल ए लिस्टेड रुपी बॉन्ड्स हैं तो वहां पर भी परसेंटेज है। अगर ग्रेट लेसर देन अप टू 1 ईयर है तो 4%, 1 to 5 ईयर्स है तो 6%, एंड ग्रेटर देन 5 ईयर्स है तो 8% है। एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कमर्शियल पेपर्स जहां पर मिनिमम रेटिंग A1 है वहां पर 4% का हेयर कट जो है वो रखा गया। अब ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपने ये वाले रूल्स को माइंड में बिठाना है। वाई? बिकॉज कई बार एग्जाम में आपको हेयर कट नहीं दिया जाता। तो कैश के ऊपर 0 है ये पता है, गवर्नमेंट डेट का याद रख लो 0.5, 2 एंड 4, 0.5, 2 एंड 4, राइट। एंड अगर बाकी लिस्टेड के लिए करना है तो उसके लिए क्या है 468, 468, राइट। बस इतना सा याद कर लो, इतने से आपको याद हो जाएगा कि कौन से केस में कितना है, कौन से केस में कितना है। एंड फर्दर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां पर लिस्टेड रुपी बॉन्ड्स है, सीडी है, सीपी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने इशू किया है, राइट, वहां पर क्या लगेगा, वहां पर एडिशनल 5% का हेयर कट लगेगा। वहां पर 5% का अलग से हेयर कट लगेगा वेयर देयर इट इज रॉन्ग वे रिस्क। जैसे मान लो कि ट्रिपल ए रुपी बॉन्ड है, रेजिडुअल मैच्योरिटी मान लो 5 साल से ज्यादा की है, तो बेस हेयर कट कितना लगेगा, 8% का लगेगा। अगर रॉन्ग वे रिस्क एडिशन हेयर कट है, रॉन्ग वे रिस्क एडिशन है तो 5% और ऐड हो जाएगा, तो 5% और ऐड अप हो जाएगा। क्लियर? एंड अगर करेंसी मिसमैच है उसके केस में 8% तक अलग से जो हेयर कट है वो एड अप होता है करेंसी मिसमैच की वजह से। देन इट्स रिलेटेड टू इनिशियल रिस्क, इनिशियल मार्जिन रिस्क मेजरमेंट, इनिशियल मार्जिन रिस्क मेजरमेंट। तो पर्टिकुलरली क्या है कि इनिशियल मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए दो अलग अलग अप्रोच है, एक है स्टैंडर्डाइज्ड शेड्यूल और दूसरा है आरबीआई कंप्लायंट क्वांटिटेटिव पोर्टफोलियो मार्जिन मॉडल, राइट। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं, वी आर हैविंग द डिफरेंट अप्रोच। जैसे एक आपके पास वीएआर मॉडल अप्रोच है, वन वी आर हैविंग द, जो इंपॉर्टेंट है जिसको हमने कवर करना है सबसे पहले, डेट इज अ वीएआर मॉडल अप्रोच, यानी कि वैल्यू एट रिस्क, वैल्यू एट रिस्क मॉडल अप्रोच। तो अगर आप स्टैंडर्ड स्केड्यूल की जगह पर क्वांटिटेटिव जो मॉडल है वो यूज करते हो तो पोटेंशियल फ्यूचर एक्सपोजर्स को एस्टिमेट करने के लिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या होते हैं, वन इट इज रिलेटेड टू टाइम होराइजन। जैसे वीआर के केस में हम क्या देखते हैं, एक तो हम देखते हैं कॉन्फिडेंस लेवल जो है, एक हम कॉन्फिडेंस लेवल देखते हैं। सेकंड जो चीज हम गो थ्रू करते हैं दैट्स अ टाइम होराइजन, ओवर व्हाट टाइम होराइजन वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट, एंड हिस्टोरिकल डाटा। थर्ड इट इज historical data for the better calibration purposes.
बस यहाँ पर इतना ही करने की जरूरत है, एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट। और यहाँ पर इस वाले पार्ट को आप अभी छोड़ देना, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई ट्रेस नहीं है कि इसके रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आए। तो जब कोई आएगा न्यूमेरिकल देन विल बी कवरिंग इट। ये नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अभी के लिए फिलहाल के इसको छोड़ दो। जस्ट इतना सा आइडिया आपको देना था वैल्यू एट रिस्क के साथ रिलेटेड, कि वहां पर क्या क्या चीजें गो थ्रू करते हैं। आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ। लेट्स से अगर आपको कहते हैं कि 99% कॉन्फिडेंस लेवल है, 10 दिन का टाइम होराइजन है, एंड हिस्टोरिकल डाटा आपके पास 3 साल का अवेलेबल है, एंड VAR आपको कहते हैं कि इसके ऊपर आपका है 6700 का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 99% चांसेस है अंडर द नॉर्मल कंडीशंस कि आपका जो लॉस है वो 6700 रहेगा ओवर द टाइम होराइजन ऑफ 10 डेज, एंड सिर्फ 1% चांसेस है कि आपका लॉस जो है वो 6700 से ज्यादा होगा। क्लियर। फिर बात आती है रिलेटेड टू बैक ऑफिस कंट्रोल। बैक ऑफिस कंट्रोल, तो ऑथराइज डीलर्स को अब क्या करना पड़ता है, CCIL ट्रेड रिपोजिटरी में भी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। जो CCIL ट्रेड रिपोजिटरी है वहां पर रिपोर्ट करना पड़ेगा ऑथराइज डीलर्स को। दैट रिपोर्टिंग इज टू बी डन। अब यहां पर एक तो इंटरबैंक जो फॉरेन एक्सचेंज जहां पर इन्वॉल्व है उनकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, एंड जहां पर इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज है वेयर इट इज, मैं आपको बता देता हूं। लेट्स से इंटरबैंक कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, एंड ये ट्रांजैक्शन जिसमें इन्वॉल्व है INR, इन्वॉल्विंग INR, तो CCIL को उसकी रिपोर्टिंग कितने टाइम में करनी पड़ेगी, विद इन 30 मिनट्स। आवरली बैचेस में इंफॉर्मेशन जाती है और 30 मिनट्स में आपको रिपोर्टिंग उसकी करनी पड़ेगी। क्लियर है। एंड अगर कोई लेट डे ट्रेड हुआ है, यानी कि 5 बजे के बाद अगर ट्रेड हुआ है, तो उसके केस में अगले दिन सुबह 10 बजे तक आपको रिपोर्टिंग करनी है। यानी कि अगर तो नॉर्मल वर्किंग आवर में हुआ तो 30 मिनट के अंदर अंदर, एंड अगर डिले हुआ है मतलब आवरली जो डीलिंग के बाद हुआ है, आपकी डेली डीलिंग के बाद हुआ है, तो फिर सुबह 10 बजे तक आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। एंड अगर इंटर बैंक फॉरेन एक्सचेंज डील हुई है, यानी कि इंटर बैंक आपकी डील तो हुई है लेकिन उसमें INR नहीं है, देयर इज नो INR, तो वहां पर ट्रेड अगर एग्जीक्यूट हुआ तो उसको अपने 5 बजे तक रिपोर्ट करना है। वहां पर आवरली बेसिस पर नहीं है, उसको 5 PM तक रिपोर्ट करना है। एंड अगर लेट हुई है तो फिर अगले दिन सुबह 10 बजे तक। अगर लेट हो गया तो अगले दिन सुबह 10 बजे तक आपको रिपोर्ट करना है। एंड इफ इट इज रिलेटेड टू क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर कोई क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट है उसके रिलेटेड रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। यस, रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तो इसके लिए अब थ्रेशोल्ड कितना है, USD 50,000 है। पहले थ्रेशोल्ड 1 मिलियन USD का था कि 1 मिलियन USD से ज्यादा अगर स्कोप हुआ तो आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, लेकिन अब आपने क्या कर दिया, इसका स्कोप कर दिया 50 ग्रेटर देन और इक्वल टू 50,000। यानी कि अगर स्कोप विद द क्लाइंट 50,000 या उससे ज्यादा हुआ तो फिर आपको उसे अपडेट करना पड़ेगा, उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा विद द CCIL। तो CCIL को रिपोर्ट करनी पड़ेगी बिफोर द 12 नून, यानी कि अगले दिन के 12 बजे से पहले। नेक्स्ट डे बिफोर 12 नून वी आर टू रिपोर्ट, वो रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। क्लियर। सो डेट वॉज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप कि आपको ये पॉइंट सभी क्लियर हुए होंगे। अगर कोई भी डाउट है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस, राइट। एंड फॉर द फुल PDF इज अवेलेबल, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं। सो दोज विल बी अवेलेबल। मेक श्योर कि आप डेली बेसिस पर सेशंस को जरूर गो थ्रू करें, एंड अगर कोई इश्यू रहता है डू लेट मी नो सो दैट वी कैन बी कवरिंग दैट। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।